नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना के गांवों में पैदा हुए बतकुम्मा उत्सव को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का सम्मान सीएम केसीआर को जाता है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने नेकलेस रोड स्थित कारबला मैदान में बतकुम्मा नमाज व्यवस्था का निरीक्षण किया। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद बतकुम्मा समारोह भव्य रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। टीआरएस सरकार ही एकमात्र ऐसी सरकार है जो बतकुम्मा के दौरान हर साल महिलाओं को साड़ी बांटती है। तलसानी ने प्रशंसा की है कि सीएम केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। संगारेड्डी के पूर्व विधायक चिंता प्रभाकर ने तेलंगाना हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने हैदराबाद में मंत्रियों केटीआर और हरीश राव की मौजूदगी में कार्यभार संभाला। इस कार्यक्रम में सांसद कोटा प्रभाकर रेड्डी, विधायक महिपाल रेड्डी समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मंत्री केटीआर और हरीश राव ने इस अवसर पर चित्रा प्रभाकर को बधाई दी। संगारेड्डी के पूर्व विधायक चिंता प्रभाकर ने तेलंगाना हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने हैदराबाद में मंत्रियों केटीआर और हरीश राव की मौजूदगी में कार्यभार संभाला। इस कार्यक्रम में सांसद कोटा प्रभाकर रेड्डी, विधायक महिपाल रेड्डी समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मंत्री केटीआर और हरीश राव ने इस अवसर पर चित्रा प्रभाकर को बधाई दी। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने मीरपेट कॉरपोरेशन के अंतर्गत जिलेलागुड़ा छल्ला लिंगारेड्डी स्कूल में बतकुम्मा उत्सव के दौरान महिलाओं को साड़ी बांटी। मंत्री सबिता ने कहा है कि रंगारेड्डी जिले में महिलाओं को 4,50,000 साड़ियां बांटी जा रही है। सरकार महिलाओं को एक छोटा सा तोहफा दे रही है, जिससे बुनकरों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। मंत्री ने महिलाओं की ओर से मुख्यमंत्री केसीआर को धन्यवाद दिया। मंत्री ने मुख्यमंत्री केसीआर से सरकार का समर्थन और आशीर्वाद देने को कहा। इस कार्यक्रम में मेयर दुर्गा दीपलाल, डिप्टी मेयर थिगला विक्रम रेड्डी, फ्लोर लीडर भूपाल रेड्डी, नगर सेवकों, अधिकारियों और महिलाओं ने भाग लिया। रंगारेड्डी जिला इब्राहिमपट्टनम टीआरएस विधायक मंचिरेड्डी किशन रेड्डी भी आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। फेमा नियमों के उल्लंघन के मामले में उनसे एक बार फिर पूछताछ की जा रही है। कल भी ईडी अधिकारियों ने उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की थी। उन्होंने विदेशी धन के लेन देन के बारे में अपना बयान दर्ज किया। मंचिरेड्डी किशन रेड्डी अगस्त 2014 में विदेश गए थे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा की। उन्हें विदेश जाने से पहले विदेशी मुद्रा कार्ड लेने के लिए भी जाना जाता था। मालूम हो कि उसने अमेरिका में अपने रिश्तेदारों से पैसे लिए थे क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। विदेश से किए गए हस्तांतरण भारत में मंचिरेड्डी से संबंधित खातों से जुड़े थे। ईडी के अधिकारियों ने इनसे जुड़े वित्तीय लेन देन की पहचान की। ईडी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत 2015 में दर्ज मामलों का ब्यौरा मिल रहा है। मंचिरेड्डी इसी सिलसिले में किशन रेड्डी से पूछताछ कर रहे हैं। कल पता चला है कि उनसे विदेशी दौरों, विनिवेश और विदेशी धन के लेन देन के बारे में पूछताछ की गई। उन्होंने विदेश दौरों में किए गए लेन देन की गणना के बारे में पूछताछ की। उन्होंने हर बयान पर दस्तखत किए। पता चला है कि मंचिरेड्डी ने फेमा मामले में 2018 में ईडी के अधिकारियों द्वारा दिए गए नोटिस के बारे में बताया। ईडी के अधिकारी उनसे पूरी जानकारी के लिए पूछताछ कर रहे हैं। प्रिंस महेश बाबू की मां और सुपरस्टार कृष्णा की पत्नी इंदिरा देवी के निधन पर सेलिब्रिटीज ने जताया शोक। पिछले कुछ समय से बीमारी से जूझ रही इंदिरा देवी ने आज तड़के अपने आवास पर अंतिम सांस ली। इंदिरा देवी के निधन पर कई राजनीतिक और सिने हस्तियों ने शोक जताया है। हीरो वेंकटेश नागार्जुना, मोहन बाबू, त्रिविक्रम श्रीनिवास, जेठा राजशेखर और कई फिल्म दिग्गजों ने उनके शरीर को श्रद्धांजलि दी। मंत्री केटीआर ने महेश बाबू की मां इंदिरा देवी को श्रद्धांजलि दी, जिनका बीमारी के कारण निधन हो गया है। हीरो महेश बाबू ने सुपरस्टार कृष्णा को सांत्वना दी। वह अपने परिवार के सदस्यों से मिलने गए। मंत्री केटीआर ने इंदिरा देवी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वह महेश के परिवार वालों के दुख में साथ है। काफी समय तक बीमारी से पीड़ित रहने के बाद बुधवार सुबह 4 बजे इंदिरा देवी ने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद के जुबली हिल्स के महाप्रस्थानम में किया जाएगा। सुपरस्टार कृष्णा और महेश बाबू के परिवार में एक और त्रासदी हुई है। महेश बाबू की मां इंदिरा देवी का आज सुबह निधन हो गया। हाल ही में महेश बाबू के भाई रमेश बाबू का भी बीमारी के कारण निधन हो गया।
अब इंदिरा देवी का भी निधन हो गया। परिवार शोक में डूब गया था। वहीं दूसरी ओर सिने और राजनीतिक हस्तियां उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रही है। चंद्रबाबू ने कहा है कि मशहूर अभिनेता कृष्णा गरी की पत्नी और महेश बाबू गरी की मां इंदिरा देवी के निधन की खबर से सदमे में है। उन्होंने ट्वीट किया है कि वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार के सदस्यों को इस दर्द से जल्द उबरने की मानसिक शक्ति दे। दूसरी ओर मेगा स्टार चिरंजीवी ने जवाब दिया और कहा है कि श्रीमती इंदिरा देवी के निधन की खबर बहुत परेशान करने वाली थी। उस देवी मां की आत्मा को शांति मिले। सुपरस्टार कृष्णा, भाई महेश बाबू और परिवार के सभी सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। सुपरस्टार कृष्णा की पत्नी हीरो महेश बाबू की मां इंदिरा देवी का सुबह देहांत हो गया। इंदिरा की मृत्यु से उनका पूरा परिवार शोक में डूब गया। इस बीच महेश बाबू की बेटी सितारा अपनी दादी की मौत के बाद रोती हुई नजर आई है। महेश बाबू उनके बगल में खड़े थे और उन्हें शांत रहने के लिए कहा। सितारा रोने लगी और वहां मौजूद कृष्णा और महेश बाबू भी आंसू बहा रहे थे। सुपरस्टार कृष्णा की पत्नी हीरो महेश बाबू की मां इंदिरा देवी का सुबह देहांत हो गया। इंदिरा की मृत्यु से उनका पूरा परिवार शोक में डूब गया। इस बीच महेश बाबू की बेटी सितारा अपनी दादी की मौत के बाद रोती हुई नजर आई है। महेश बाबू उनके बगल में खड़े थे और उन्हें शांत रहने के लिए कहा। सितारा रोने लगी और वहां मौजूद कृष्णा और महेश बाबू भी आंसू बहा रहे थे। तेलंगाना के सीएम केसीआर जो राष्ट्रीय राजनीति में उतरना चाहते हैं, अभी तक एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। वैसे भी केसीआर इस बात पर अड़े हुए हैं कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करेंगे। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो टीआरएस जल्द ही एक राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा करने का प्रयास करेगी। नई राष्ट्रीय पार्टी के गठन की दिशा में कदम उठा रहे हैं टीआरएस नेता और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पार्टी के ऐलान को टालने की योजना बना रहे हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बदलती राजनीतिक संगठन को देखते हुए पार्टी गठन से जुड़ी कवायद पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। सूचना जो आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। टीआरएस के सूत्रों ने हाल ही में खुलासा किया है कि पार्टी बनाने की प्रक्रिया इस साल दिसंबर तक खत्म होने की संभावना है। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी के झंडे, एजेंडा, नाम से संबंधित मुद्दों और टीआरएस को राष्ट्रीय पार्टी में बदलने में तकनीकी बाधाओं पर चर्चा है। राष्ट्रीय स्तर पर तेलंगाना मॉडल को लागू करने के लिए आवश्यक धनराशि, अनुसरण की जाने वाली योजना आदि संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बातचीत चल रही है। केसीआर ने उन योजनाओं की व्याख्या करने का भी फैसला किया जो उन्हें नई राष्ट्रीय पार्टी के एजेंडे में शामिल हर बिंदु को संभव बनाने के लिए करना है। कानूनी विशेषज्ञों और कुछ प्रमुख अधिकारियों की एक टीम जो पहले चुनाव आयोग में काम कर चुके हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के गठन के बारे में भी सलाह ले रहे हैं। केसीआर इस महीने की 25 तारीख को हरियाणा में पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल जयंती के अवसर पर आयोजित सम्मान दिवस से अनुपस्थित थे। इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा आयोजित विशाल जनसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भाग लिया। मालूम हो कि सीएम केसीआर सम्मान दिवस से दूर है। टीआरएस के सूत्रों ने खुलासा किया कि पार्टी प्रमुख बिहार में भाजपा से नीतीश के नाता, सोनिया से मुलाकात, महाराष्ट्र में शिवसेना में फुट जैसे घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हुए केसीआर नई राष्ट्रीय पार्टी का जन जन तक ले जाने के मुद्दे पर विभिन्न कोणों से काम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी की जा रही है। लेकिन यह ज्ञात है कि गणना इस तथ्य को देखते हुए की जा रही है कि अधिकांश क्षेत्रीय दलों कांग्रेस के साथ काम करने में रुचि रखते हैं। मालूम हो कि केसीआर हरियाणा की बैठक से दूर रह रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर वे कांग्रेस के प्रति सकारात्मक पार्टियों और नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं तो क्या होगा। वहीं केसीआर को लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी के गठन को लेकर कई घोषणाओं के संदर्भ में अगर उस दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो नकारात्मक प्रचार की संभावना है। यही कारण है कि इस साल दिसंबर तक पार्टी मुहूर्त को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
मालूम हो कि फैसला हो गया है, तब तक विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के लोगों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर बैठकों और चर्चा जारी रखने की योजना है। यहां तक कि जब नई राष्ट्रीय पार्टी के गठन की घोषणा की गई, तब भी केसीआर सभी राज्यों में 1 या 2 मजबूत नेताओं को नई पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। इसी क्रम में रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वघेला और राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बोयनपल्ली विनोद कुमार के साथ केसीआर से मुलाकात की। देश के राजनीतिक विकास के संदर्भ में जो हर दिन नई जमीन तोड़ रहा है, क्या केसीआर के लिए एक नई पार्टी बनाना संभव है? इस समय क्या सीएम केसीआर के राष्ट्रीय राजनीतिक फैसलों के नतीजे देंगे? देखते हैं कैसे है केसीआर के फैसले। कुतबुल्लापुर में एक और जमीनी लड़ाई के लिए भाकपा तैयार है। भाकपा के राज्य सचिव कुनाने सांबशिव राव ने गाजुला रामाराम सर्वेक्षण संख्या 342-329 के लोगों से लाल झंडों के खिलाफ भूमि संघर्ष के लिए तैयार होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि भाकपा के पास पूर्व में कई भूमि संघर्ष कर हजारों लोगों को जमीन बांटने का सम्मान है। उन्होंने अतिक्रमणकारियों पर जमीन हड़पने, गरीबों को बेचने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। संबंधित अधिकारी कई बार जमीन हड़पने की शिकायत कर चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार जब्त जमीन को गरीबों में बांटने के लिए कदम उठाए। इसी सिलसिले में भाकपा नेताओं ने गाजुला रामाराम में सर्वे संख्या 342 तथा 329 में जमीन पर धरना दिया। राज्य उच्च न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई का 10 अक्टूबर से सीधा प्रसारण किया जाएगा। पहले कोर्ट हॉल में चीफ जस्टिस उज्जवल भुइया की अध्यक्षता वाली बेंच की कार्रवाई का पहली बार सीधा प्रसारण किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि इन नतीजों के आधार पर ट्रिब्यूनल द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय मामलों का सीधा प्रसारण करने वाला देश के इतिहास में पहला है। कोविड के दौरान उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों ने ऑनलाइन सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कार्रवाई का सीधा प्रसारण शुरू किया है ताकि आम लोग भी उन्हें देख सके। पहली बार एक तेलुगु व्यक्ति नवीनतम पूर्व CJI जस्टिस NV रमना ने इसके लिए एक अवसर प्रदान किया है। 26 अगस्त को पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय महत्व के मामलों के साथ साथ संवैधानिक मुद्दों से जुड़े मामलों का सीधा प्रसारण करने पर सहमत हो गया है। मंगलवार से संवैधानिक पीठ के मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण शुरू हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ललित ने कहा है कि वर्तमान में मामलों की कार्रवाई यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट की जा रही है और जल्द ही वे अपना मीडिया स्थापित करेंगे। फिलहाल सिर्फ संवैधानिक पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। जल्द ही इसे अन्य मामलों में भी बढ़ाया जाएगा। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में संचालित केंद्रीय विद्यालय को अधिकारियों ने बंद करने का फैसला किया है। HCU ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ समझौते का नवीनीकरण नहीं करने का फैसला किया है। 2013 में HCU के कैंपस को KVS के साथ समझौते के अनुसार केंद्रीय स्कूल में बदल दिया गया था। इसे CBS से मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में 320 छात्र पढ़ रहे हैं, 18 शिक्षक हैं। उस समय KVS के साथ 10 साल के लिए एक समझौता हुआ था। इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की है। इस पृष्ठभूमि में ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालय पर सालाना 1.52 करोड़ तक का बोझ डाला जा रहा है। KVS के साथ अनुबंध अगले साल 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। इसी सिलसिले में HCU प्रबंधन ने हाल ही में बिना बढ़ाए ठेके को निलंबित करने का फैसला लिया है। बाद में यह कैंपस स्कूल के रूप में जारी रहेगा। वर्तमान में 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षाओं के छात्र कैंपस स्कूल के छात्रों के रूप में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। कैंपस स्कूल के छात्र पहले से ही कक्षा 1 से 6 तक पढ़ रहे हैं। अभिभावक इस बात को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि HCU को एक पूर्ण कैंपस स्कूल में तब्दील करने के बाद किस हद तक परवाह है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। मालूम होता है कि HCA के खिलाफ मैच टिकट की बिक्री और भगदड़ को लेकर पहले ही 3 मामले दर्ज हो चुके हैं। हाल ही में बेगमपेट पुलिस ने HCA के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है। एक युवक की शिकायत है कि मैच के टिकट पर समय और मैच शुरू होने में अंतर है। टिकट पर मैच की शुरुआत का समय 7:30 था और मैच
7 बजे शुरू हुआ। युवक ने बेगमपेट थाने में शिकायत की है कि HCA ने टिकट पर गलत टाइमिंग दी है। इस क्रम में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस टिकट के दौरान हुई भगदड़ को लेकर पहले से ही सबूत जुटाने में जुटी है। ताज़ा शिकायत के साथ HCA के खिलाफ कुल 4 मामले दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल ने एक और उपलब्धि हासिल की है। युद्ध स्तर पर दिल बदलने के लिए मेट्रो रेल वरदान साबित हुआ है। नलगोंडा जिले के एक 33 वर्षीय व्यक्ति को मस्तिष्क में गंभीर चोट लगी। नतीजतन LB नगर के कामिनेनी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह ब्रेन डेड हो गया। परिवार के सदस्य उनकी किडनी, हृदय, लीवर, कॉर्निया दान करने के लिए तैयार हो गए। वहीं जुबली हिल्स के अपोलो अस्पताल में किडनी और दिल के दौरे का इलाज करा रहे 32 वर्षीय व्यक्ति की सर्जरी कराने की व्यवस्था की गई थी। इसी के तहत 3 मिनट में एम्बुलेंस से दिल को कामिनेनी अस्पताल से नागोल मेट्रो स्टेशन पहुंचाया गया। वहां से जुबली हिल्स चेकपोस्ट मेट्रो स्टेशन 21 किलोमीटर दूर है और बीच में 17 स्टेशन है। यह विशेष मेट्रो रेल बिना कहीं रुके महज 25 मिनट में गंतव्य तक पहुंचा। वहां से उन्हें महज 3 मिनट में अपोलो अस्पताल में ले जाया गया और अपोलो अस्पताल में भर्ती व्यक्ति का किडनी और हार्ट ट्रांसप्लांट पूरा किया गया। यह जोखिम से भरा काम था। इस ऑपरेशन में मेट्रो रेल ने अहम भूमिका निभाई है। डीजीपी के वाहन के लिए 7,000 का जुर्माना लगाया गया। अब यह कहते हुए ट्वीट करने लगे हैं कि क्या डीजीपी से भी भुगतान वसूल करेंगे अथवा नहीं। तथ्य यह है कि तेलंगाना के डीजीपी के वाहन पर 2 साल से 7,000 रुपए का चालान लंबित है, लेकिन पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस पर ट्रैफिक ज्वाइंट CP रंगनाथ ने सफाई दी। राज्य में सभी पुलिस वाहन 2018 से केवल डीजीपी के नाम पर पंजीकृत है। बताया जाता है कि अधिकारियों ने कुल 11,601 चालान काटे और उन वाहनों के संबंध में 28.85 लाख का भुगतान किया है। ट्विटर पर वायरल हो रहे वाहन पर चालान के संबंध में 6,945 अधिकारियों ने भुगतान कर दिया है। राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों ने भी बताया है कि उन्होंने इस साल अप्रैल तक 15 लाख चालान का भुगतान किया है। रंगनाथ ने कहा है कि यातायात अधिकारी भी कानून का पालन करेंगे। मारेडपल्ली के पूर्व निरीक्षक नागेश्वर राव को जमानत मिल गई है। उच्च न्यायालय ने नागेश्वर राव को 10,000 रुपए देने पर जमानत दे दी है। मालूम होता है कि नागेश्वर राव अपहरण और दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद था। इससे पहले हाईकोर्ट में जमानत के लिए 2 याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हाल ही में अदालत ने 10,000 रुपए के जुर्माने के मुकाबले कई शर्तें लगाते हुए जमानत दी है। उच्च न्यायालय ने नागेश्वर राव पर 2 महीने तक प्रतिबंध सुबह 10 बजे जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की शर्त रखी है। इसी बीच एक महिला ने नागेश्वर राव के खिलाफ शिकायत की है कि पति के साथ मारपीट करने के साथ ही उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने तुरंत नागेश्वर राव को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए हैदराबाद के CP CV आनंद ने नागेश्वर राव को रेप एंड आर्म्स एक्ट के तहत निलंबित करने का आदेश जारी किया। 26 सितंबर 1908 के दिन हुई बारिश को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। सारा भाग्यनगर पानी में डूब गया था। 20,000 से ज्यादा घर डूब गए। सड़कों पर लाशों की ढेर लगी हुई थी। यह बाढ़ त्रासदी इतिहास में एक अमिट घाव है। शहर आज इस त्रासदी के 115 साल बीत चुके हैं। 26 सितंबर 1908 के दिन हुई बारिश को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। अगले दिन शाम को बारिश तेज हो गई। बारिश हो रही थी जैसे आसमान में छेद हो गया। सरकारी गणना के अनुसार उस समय 440 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। इससे तालाबों के बांध टूट गए। वह सारा पानी मूसी नदी तक पहुंच रहा था, जो पहले से ही भरा हुआ था। शहर से होकर बहने वाली नदी उग्र हो गई। भाग्यनगर में बाढ़ आ गई थी। अफजलगंज पुल गिर गया। ओल्ड सिटी से कोठी रेसिडेंसी तक हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पेटला बुरुश अस्पताल और पुराने उस्मानिया अस्पताल की इमारतें भी धाराशायी हो गई थी। 20,000 घर ढह गए। कुछ शाही उपहार को भी नष्ट कर दिया गया। सरकार के आंकलन के अनुसार उस दिन की बाढ़ आपदा में 15,000 लोगों की मौत हुई थी। इन बाढ़ों के कारण अन्य 80,000 लोग बेघर हो गए। करीब 20 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है।
बाद में आसफा जाहियो ने मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के निर्देश पर हिमायत सागर और उस्मान सागर जलाशयों का निर्माण किया ताकि शहर में उस दिन की आपदा दोबारा न आए। इसके बावजूद शहर में बाढ़ की समस्या बनी हुई है। कुछ क्षेत्र जहां कम बारिश होने के बाद भी तालाब जैसा नज़ारा पेश कम बारिश वाले तालाबों जैसे दिखते हैं। यह लोगों के जीवन के लिए एक दयनीय स्थिति है। भारी बारिश के कारण करीब 1200 कॉलोनियां जलमग्न हो गई है, कुछ हताहत हुए। पर्यावरणविद बताते हैं कि मौजूदा हालात में बाढ़ मुक्त शहर के निर्माण के लिए उस समय की सीख लेकर कदम उठाने की जरूरत है। हैदराबाद के एसआर नगर थाने में चैन स्नैचिंग के एक मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की तफ्तीश के दौरान आरोपी द्वारा दी गई हत्या की खबर से पुलिस दंग रह गई। आलेरू जिले के वरंगल के ज्ञानेश्वर कार चालक का काम करते हैं। 2019 में नाबालिग लड़की से शादी करने के आरोप में उनके खिलाफ पोक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 2021 में उसे पालवंचा में गांजा सप्लाई करते हुए पुलिस ने पकड़ा था। मुलुगु वेंकटपुर से नीलम श्रीनिवास ने भूमि विवाद में चंदू नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने श्रीनिवास को खम्बम जेल भेज दिया। श्रीनिवास की जेल में ज्ञानेश्वर से मुलाकात हुई। दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन दोनों ने आर्थिक समस्याओं के बारे में चर्चा की और करीमनगर जोग्गयापल्ली के चलपुरी पेड़ा स्वामी नाम के एक व्यक्ति को मार डाला और सोना लेकर फरार हो गए। बाद में उन्होंने तेलुगु राज्यों में चैन स्नैचिंग करने लगे। पुलिस ने कहा है कि एक अन्य आरोपी गंता नाग बाबू जो उनसे सोना लिया करता था फरार है। बीजेपी सांसद रवि किशन को तेलुगु दर्शक एक फिल्म अभिनेता के रूप में जानते हैं। उन्होंने रेस गुर्रम के अलावा टॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। उन्हें राजनीति में भी महारत हासिल है। वे भाजपा की ओर से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद के रूप में जीते। मुंबई के एक व्यवसायी ने रवि किशन से 3.25 करोड़ की ठगी की है। 2012 में जैन जितेंद्र रमेश नाम के एक व्यवसायी को उन्होंने 3.25 करोड़ की राशि दी। जब उनसे पैसा वापस करने के लिए कहा गया तो उन्होंने 34 लाख रुपए के 12 चेक दिए। इनमें से एक चेक रवि किशन ने पिछले साल दिसंबर में जमा कराया था, लेकिन चेक बाउंस हो गया। इसके साथ ही जितेंद्र पर पैसे देने का दबाव होने के बावजूद उनकी ओर से कोई उचित जवाब नहीं आया। रवि किशन पीआरओ दुबे ने जितेंद्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस पृष्ठभूमि में पुलिस ने जितेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।